गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विवेक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज का सेशन जो है अपना टॉपिक क्या है? राजरेखा, तुमको राजरेखा रेखा आप लोग हैंडल करो, शुरू कराओ। जी, तो हैंड ओवर टू यू ऑल। राजरेखा प्लीज स्टार्ट। यस सर। गुड इवनिंग टू ऑल। और जैसा कि आज अपना विधि का 14 सेशन है और इसका टॉपिक इस बार रखा गया इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इस टॉपिक पर रेखा ने बहुत मतलब दो तीन बार से प्रिपेयर करके रखा हुआ था और उन्होंने बोला भी बोलने के लिए। तो मैं अब रेखा को हैंड ओवर करूंगी सबसे पहले कि वो अपना इस टॉपिक पर बोले, उसके बाद जो भी होगा तो अदर मेंबर थोड़ा थोड़ा करके सब। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक्चुअली सबको मैं बता दूं, एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड पर बहुत नॉइस आ रहा है, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। नहीं नहीं, आपकी वॉइस आ रही है, बस मैं स्टार्ट करती हूँ। द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर इज एसेंशियल फॉर टू अंडरस्टैंड द अर्थ सरफेस। हम अर्थ के इंटीरियर को हम इसलिए स्टडी करते हैं ताकि अर्थ के सरफेस को हम अच्छे से स्टडी कर पाए, उसको समझ पाए। टू अंडरस्टैंड द जियोफिजिकल फेनोमेना लाइक वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक। टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। वो कौन सी फोर्स है जिसे जियोफिजिकल फेनोमेना होती है? जियोफिजिकल फेनोमेना से वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक होते हैं। इसके पीछे ऐसा कौन सा फोर्स है कि ये ऐसा होता है? वोल्केनिज्म का वोल्केनिक इरप्शंस आते हैं, अर्थक्वेक आता है। तो एक तो होता है इंडोजेनिक फोर्स जो अर्थ के इंटीरियर होता है, और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स जो अर्थ के बाहर ही लगता है। जैसे इंडोजेनिक फोर्स में तो अर्थ के कुछ वोल्केनिक इरप्शंस आ गए, और एक्सोजेनिक फोर्स में जो बाहरी फोर्स लगता है, जैसे कि एक माउंटेन है और उस पे कंटिन्यूअस सनलाइट आते हैं, हवाएं चलती है, बारिश होती है। तो ऐसे बहुत दिन चलने पे वो धीरे धीरे जो माउंटेन है वो घिसने लगता है, मतलब उसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे माउंटेन जो है प्लेट्यू बन जाता है। फिर कुछ टाइम ऐसा आता है वो प्लेट्यू से प्लेन बन जाता है। तो ये एक्सोजेनिक फोर्स के कारण होता है। एक्चुअली अर्थ जो है वो बहुत प्लेट से मिलकर मेजर माइनर प्लेट, और ये है पीछे के अर्थ के कैसे आते हैं। तो जब ये दो प्लेट मूवमेंट होता है इसमें, और इसमें फ्रिक्शन होता है, तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो अर्थ में हल्का सिबलिंग होती है और यही अर्थ के कारण होता है। तो अब ये अर्थ जो है वो मूव कैसे किया इसमें? एक्चुअली अर्थ जो है वो एक अर्थ इंटीरियर सेमी लिक्विड फॉर्म है जिसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट फ्लोट करती है, इसलिए उसमें मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होता है तो वो एनर्जी जो है वो वेव के फॉर्म में अर्थ के इंटीरियर या फिर उसके सरफेस पर ट्रेवल करता है, जिस अर्थ कहलाता है। तो और मेजरमेंट जो है इसका है वो है सिस्मोग्राफ, जो अर्थ के को मेजर करती है, और किस स्केल पे करती है, आई मीन जो मैग्नीट्यूड जिससे पता चलता है वो एक है रिक्टर स्केल। जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ के इंटीरियर से कहीं ना कहीं वहाँ कर रहा है, जिस पर आता है उसे फोकस बोलते हैं, और उस फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उसको एपिसेंटर बोलते हैं। तो एपिसेंटर पे देखा जाता है कि वहाँ जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कम ही डिस्टेंस पे होता है, वो एपिसेंटर ऑफ फोकस होता है। सेकेंड है वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस कैसे आते हैं? जब अर्थ के अंदर सेमी लिक्विड मूवमेंट करता है और उसमें ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो बाहर की तरफ आता है, तो वो धीरे धीरे क्रस्ट का जो है, क्रस्ट का थिकनेस को वो पतला करते जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि जो केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहा आता है वो उसको ब्रेकआउट करके बाहर आ जाता है। अंदर जब होता है वो सेमी लिक्विड, उसको मैग्मा बोलते हैं,
और जब वो अर्थ के बाहर आता है तो उसे लावा बोलते हैं, तो वही बोलते हैं कि वोल्केनिक इरप्शंस है वो। और ऐसा देखा जाए तो वो ज्यादा ओशन में होता है, क्योंकि ऐसे क्रस्ट में आगे पता चलेगा कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका थिकनेस ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ओशियनिक क्रस्ट। ओशन क्रस्ट का जो थिकनेस होता है वो 5 किलोमीटर होता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होता है 40 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। और एक और टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जब अर्थ का जो लेयर वो 3 लेयर है, एक है क्रस्ट है, एक है मेंटल और एक है कोर। तो जो कोर में भी 2 कोर है, एक है आउटर कोर, एक है इंटीरियर कोर, आई मीन इनर कोर। तो जो इनर कोर के अंदर सॉलिड के फॉर्म में भी है और लिक्विड के फॉर्म में भी है, मीन सेमी लिक्विड। तो उसमें निफे है, निकल है और आयरन है। तो जब अर्थ रोटेट करता है तो ये लिक्विड भी रोटेट करता है, और ये लिक्विड है आयरन का। तो यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को काफी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जब सोलर विंड अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आती है तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये सोलर विंड को डायरेक्टली अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करने से प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सोलर सिस्टम। Evolution and present composition of atmosphere। एक्चुअली एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बिलियंस ऑफ ईयर्स हमारी अर्थ ड्राई थी। जब अर्थ के इनर से मैग्मा बाहर आया तो उसके साथ कुछ गैसेस भी बाहर आए, और वो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया। ये सारी गैसेस रिलीज हुई। बट जब ये गैसेस निकले तो ये एक लाइफ सस्टेन करने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि इसमें लाइफ सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए। लाइट चली गई लगता है रेखा तुम्हारे यहाँ। यस सर, बारिश भी बहुत तेज हो रहा है, आंधी भी आ रहा कोई है। प्रॉब्लम नहीं, वीडियो ऑफ करके तुम बोलती रहो, बढ़िया है। हाँ ठीक है, बोलो, आवाज आ रहा है। हाँ गुड। यस सर। तो इसमें जो गैसेस थे वो कार्बन डाइऑक्साइड थे, वाटर वेपर थे, मीथेन थे, बट ऑक्सीजन नहीं, तो एक लाइफ सस्टेन करने के लिए चाहिए। तो धीरे धीरे अर्थ पर एल्गी का फॉर्म हुआ, और देखा है तो सबसे पहले एल्गी का ही फॉर्मेशन हुआ था। और ये छोटे छोटे ग्रीन प्लैनेट्स आए, और ये ग्रीन प्लैनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड से जो मैग्मा से बाहर निकला हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। तो ये ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था, मीन्स इतनी बड़ी पृथ्वी पे लाइफ सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन काफी नहीं था। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस चलता रहा। ऑक्सीजन जो है वो रॉक्स के बीच में गैप थे, उन्हें ये फिलअप करती, और जब उसमें ये पूरी तरह से कंप्लीटली फिलअप हो गई, ये गैस धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में भी स्प्रेड करने लगी, और ऐसे एक सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। अब नाउ इसे अर्थ के इंटीरियर से कैसे पता चलेगा, मीन्स अर्थ के अंदर क्या होता है और किस प्रोसेस से पता चलता है, किस सोर्स से पता चलता है। एक होता है डायरेक्ट सोर्स और एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में आ गया अर्थ माइनिंग, ड्रिलिंग। इससे ये अर्थ माइनिंग और ड्रिलिंग इनके सैंपल को पता लगाया जाता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। बट डायरेक्ट सोर्स से ये होता है कि इसमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। जैसे कि डीपेस्ट माइनिंग अब तक का है वो है मोपिंग गोल्ड माइन, जो एंड सेकेंड डीपेस्ट माइनिंग टॉटोमा गोल्ड माइन, जो साउथ अफ्रीका में है, और 3.9 किलोमीटर तक इसका डेप्थ है। और डीपेस्ट ड्रिलिंग जो है वो 12 किलोमीटर, जो यूएसएसआर के द्वारा किया गया था 1970 में पोलर पेनिनसुलर पर।
ये तो है कि डायरेक्ट सोर्स से एक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, एक लिमिटेड तक रह जाती है। तो सेकंड ऑप्शन है इनडायरेक्ट सोर्स, जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। एक्चुअली जब सिस्मिक वेव जब वो अर्थ के सरफेस के अंदर इंटर की, उसे पाथ में डिफ्लेक्शन हुआ, मीन्स रिफ्लेक्शन हुआ। एक्चुअली ये टॉपिक आगे का है, डिसकंटिन्यूटीज। दूसरे सोर्स है मीटियोर्स। एक्चुअली जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, तो उसमें एक नेबुला था, जो एक गैस था क्लाउड का। तो वहां से एक लैप्लास ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी कि एक रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन हुआ था, इसमें से हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो गया था, तो वो जो एक सिंगल पार्टिकल था नेबुला का, वो 9 रिंग में अलग हुआ, और वो 9 रिंग बाद में 9 प्लैनेट्स बन गए। तो उसमें से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो मीटियोर्स बने। मीन्स अर्थ जो बना हुआ है, जिस सब्सटेंस से, जिस मटेरियल से बना है, उसी से मीटियोर्स पे है। तो जब मीटियोर्स यूनिवर्स से हमारे अर्थ पे आते हैं, तो वो अनबर्न्ड रहते हैं, कम्प्लीटली जले नहीं रहते हैं। तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है, जो अर्थ के इंटीरियर में जाने में काफी हेल्पफुल रहता है। ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन जो है वो डिपेंड्स ऑन मास ऑफ मटेरियल। मीन्स ये मटेरियल के मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अनइवन है। इसे ग्रेविटी एनोमली भी कहते हैं। और जैसे इक्वेटर को है, वो ग्रेविटी कम लगता है एज कंपेयर टू पोल। पोल पे ज्यादा ग्रेविटी लगता है। और इसका एक एग्जांपल आता है ऑरोरा बोरेलिस। वहाँ पे एक जो सनलाइट है, तो वहाँ मतलब एक मैजिकल टाइप का दिखता है वहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है, और जो सन का लाइट है तो कुछ मूवमेंट्स होता है। तो वहाँ से ये पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पोल पे ज्यादा लगती है और इक्वेटर पे एज कम्पेयर टू कम रहती है। नेक्स्ट इज सिस्मिक वेव। ये एक वेव है जो इनसाइड द अर्थ रिलीज होता है। Seismic wave are waves of energy that travels through the Earth's layers as a result of earthquake, volcanic eruptions, magma movement, landslide, and large human-made explosion. Now we see seismic wave. There are two types of seismic waves. First is body waves and second is surface wave. Body waves जो है वो कम डिस्ट्रक्शन करता है एज कम्पेयर टू सरफेस वेव। और बॉडी वेव्स में भी दो वेव्स आते हैं, इसका दो टाइप्स होते हैं, एक है प्राइमरी वेव और दूसरा है सेकेंडरी वेव। बॉडी वेव्स जिसका जो टाइप है, बॉडी वेव्स में दो टाइप है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, जो अर्थ के नीचे मूव करती है। प्राइमरी वेव जो है सबसे फास्टेस्ट है। ये फास्टेस्ट इसलिए है कि इसका जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। मतलब जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव है और मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, वो दोनों पैरेलल में चलते हैं, इसलिए इसका स्पीड फास्ट होता है। और प्राइमरी वेव जो है वो सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले रिकॉर्ड होता है। प्राइमरी वेव 1.7 टाइम्स फास्टर होता है सरफेस वेव के। और दूसरा टाइप जो था सेकेंडरी वेव, तो ये इसका नेचर जो होता है ट्रांसवर्स वेव, और इसका स्पीड प्राइमरी वेव के कंपैरिजन में कम होता है। प्राइमरी वेव्स जो है वो तीनों मीडियम से पास करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट एस वेव्स जो है वो सिर्फ सॉलिड से पास करता है। अब सरफेस वेव में भी दो टाइप है, एक है एल वेव्स और एक है रेलिगे वेव्स। सरफेस वेव वो बॉडी वेव्स के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव होते हैं। और इसे देखा जाए तो इसमें जो दो टाइप्स था, एल वेव्स और आर वेव्स, रेलिगे वेव्स, तो इसमें रेलिगे वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अब लास्ट टॉपिक जो है वो अर्थ लेयर है। अर्थ का जो लेयर है वो है क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। तो क्रस्ट में एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ओशनिक क्रस्ट।
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल से बनी है, मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी होती है, और इसका जो थिकनेस होता है वो 40 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर ये हिमालयन रेंज में चले जाती है। इसका डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ऑसेनिक क्रस्ट है, इसका थिकनेस 5 किलोमीटर होता है, और इसका डेंसिटी 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ये सीमा की बनी होती है, मीन सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी होती है। कुछ टॉपिक्स है जैसे लिथोस्फीयर, जो क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट मिलाकर बनती है। एस्थेनोस्फीयर, ये सेमी लिक्विड होती है, जिसपे वो टेक्टोनिक प्लेट जिसपे फ्लोट करती है, जो लिथोस्फीयर के नीचे होता है। एंड थर्ड इज मेसोस्फीयर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को मिला करके मेसोस्फीयर बनता है। एंड नेक्स्ट बैरियोस्फीयर, जो आउटर कोर और इनर कोर को मिला करके बनता है। क्रस्ट सॉलिड में होता है, मेंटल सेमी लिक्विड में, और कोर एक अपर कोर और एक इनर कोर होता है, तो ये कोर लिक्विड में और सॉलिड दोनों में होता है। क्रस्ट जो है वो अर्थ के मास का सिर्फ 0.5% कवर करता है, और 1% वॉल्यूम कवर करता है। नेक्स्ट इज मेंटल। मेंटल जो है वो सीमा से बनी है, मीन्स ये भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है। ये 83% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम एंड 67% ऑफ द अर्थ्स मास कवर करता है। इसकी थिकनेस 200 से 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड्स है। डेंसिटी ऑफ अपर मेंटल, ये इट्स वेरीज फ्रॉम 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और लोअर मेंटल ये सॉलिड स्टेट में है, और इसका डेंसिटी 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 4100 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है, और इसमें एलिमेंट्स कंपोजिशन जो 45% ऑक्सीजन है, 21% सिलिकॉन एंड 23% ऑफ मैग्नीशियम इतना होता है। एंड नेक्स्ट इज कोर, विच इज थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ। इसके थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर तक है। कोर में भी दो है, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। तो आउटर कोर का जो थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर है। आउटर कोर ये निफे की बनी होती है, मतलब निकल और आयरन की, और ये अभी लिक्विड में है। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर उतना नहीं है कि डायरेक्टली लिक्विड से सॉलिड में हो जाए। तो इसका डेंसिटी 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक वेरी करता है, और इसका टेम्परेचर है वो 4400 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर वेरी करता है। एंड नेक्स्ट इज इनर कोर। इसकी थिकनेस 5100 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। इसमें 80% तक आयरन होता है, और कुछ निकल्स भी होते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि जहाँ तक इसमें टेम्परेचर और प्रेशर इतना हाई होता है कि ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया रहता है। इसकी डेंसिटी है वो 12.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और कोर जो है वो 60% ऑफ अर्थ वॉल्यूम एंड 33% ऑफ अर्थ मास कवर करता है, और इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है, जो कि एक सरफेस ऑफ सन का इतना होता है। नेक्स्ट इज सिस्मिक कंटिन्यूटी, सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी। जैसे ऑप्टिक्स में होता है कि जब लाइट ट्रेवल करता है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, तो जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर करता है,
तो वो जो रे ऑफ लाइट का पाथ होता है वो हल्का सा डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो वैसे ही पीछे जो स्टडीज हुई तो उसमें तो पता चल गया कि अर्थ के अंदर से लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी लिक्विड है। तो जब तो वैसे ही इसमें जब वेव ट्रेवल करता है, सॉलिड से लिक्विड में जाता है, फिर लिक्विड से सेमी लिक्विड में जाता है, तो यहाँ कुछ डिसकंटिन्यूटीज होती है। तो जिन लोगों ने दिया तो कुछ 5-6 डिसकंटिन्यूटीज है। जैसे फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी है कोर्नर डिसकंटिन्यूटी, which is between upper and lower crust. And second is discontinuity है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, शॉर्ट फॉर्म में मोहर डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होता है। एंड थर्ड इज रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी which is between upper mental and lower mental. Fourth is Gutenberg discontinuity, जो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में होता है। एंड लास्ट इज लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, जो आउटर कोर और इनर कोर में होता है, इनर कोर के बीच में होता है। ये इतना मैंने स्टडी किया था और मेरा यहाँ खत्म। थैंक यू। अब नेक्स्ट इसमें जो बचा हो तो प्लीज आप लोग भी शेयर कीजिए। राजरेखा दी, रश्मि थैंक यू दी, रेखा एंड अनामिक, प्लीज। रेखा रेखा ने तो बहुत बढ़िया सब बताया, फुल डिटेल। यस सर। और रेखा थैंक यू सर। आप वैसे तो इंग्लिश मीडियम में हो, इंग्लिश में सब बोलती हो, लेकिन हिंदी भी आपने बढ़िया एक्सप्लेन किया। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। यस सर, हिंदी थोड़ा जल्दी समझ में आता है और सबका मीडियम इंग्लिश भी नहीं है, इसलिए दोनों मैंने मिक्स नहीं कर लेकिन दिया। नहीं, बहुत बढ़िया कि आपने इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके, वैसे इंग्लिश भी लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। यस सर। ये सर टाइम है तो बाकी के लोग भी इस टॉपिक पे डिस्कस कर ले, कुछ टॉपिक वो भी पॉइंट्स बता दे। 10 मिनट टाइम है अब। और भी कोई मतलब ऐड करना चाहे, कोई क्वेरी करना चाहे कर सकते। रश्मि है और अनामिका भी है, नीतू भी है शायद। रश्मि। हाँ, रेखा ने तो फुल डिटेल बता ही दिया हमें। यस। हाँ, अब आगे कौन बोलेगा? राजरेखा। रश्मि बोल रही है सर, रश्मि। ओके, वेलकम। वेलकम रश्मि, कंटिन्यू। नहीं, मेरे को जितना पता था उतना ऑलमोस्ट बता ही दिया रेखा ने। तो कोई और नहीं बताना नहीं, चाहे फिर भी तो। नहीं, आपने जो प्रिपेयर किया था आप भी वो शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर रिवाइज हो जाएगा, आप जो बोलेंगे वो फिर मेरा बात जो है हाँ वो रिवाइज हो बिल्कुल। जाएगा। आप वो बोल दीजिए। हाँ रश्मि, आप अपना रिपीट कर सकती हो। यस सर। सर मैं वही रिपीट करूं क्या? रेखा जो बोल चुकी है सर वही मैंने पढ़ा था। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ बोल दो आप दीदी वही। बोलिए, कोई वो रिवाइज ही हो हाँ जाएगा बोलिए। एक बार बोल सबका फिर से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों ने मतभेद है। अभी भी भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार और वहां पाए जाने वाले पदार्थ भी पृथ्वी एक सहमति नहीं बन पाई। मैं थोड़ा डिफरेंट करने का कोशिश करूंगी, कुछ और भी जानने को मिले जो मैंने अभी अभी पढ़ा। बिल्कुल। ओके ओके। हाँ बोलिए रश्मि। रश्मि का लेफ्ट हो गया, शायद नेटवर्क इशू है, पता नहीं।
गुड इवनिंग सर, तो एवरीवन। गुड इवनिंग नीतू। गुड इवनिंग। सर वैसे तो मेरे एग्जाम है, मैंने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया, पर मैं भी इसमें थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी, इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। हाँ हाँ नीतू बिल्कुल बोलिए। जैसे कि नीतू आज बोल रही हो? यस सर, यस यस सर। सर। तो मैं कंटिन्यू करूं? यस यस नीतू कंटिन्यू करिए। हाँ दी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो हमारी पृथ्वी है इसकी आंतरिक संरचना कैसी है, इस बात को लेकर के जो भी हमारे साइंटिस्ट हुए थे, वैज्ञानिक हुए थे, उनमें बहुत मतभेद रहा कि पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इसी बात का पता करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पृथ्वी का कह सकते हैं जो त्रिज्या होती है वो 6378 किलोमीटर होती है। इस बात को पता लगाने के लिए जो जो पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इस बात को पता लगाने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे वो आर्कटिक महासागर का एक पोला क्षेत्र है वहां पे उन्होंने खुदाई की। वो साइंटिस्ट खुदाई करने के बाद बहुत उन्होंने मेहनत किया, फिर भी वो सिर्फ 12 किलोमीटर ही खुदाई कर पाए थे। और उसके बाद से चूंकि जो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6378 किलोमीटर है, और उन्होंने जो खुदाई की वो 12,000 मतलब 12 किलोमीटर ही खुदाई कर पाए थे उन्होंने। और उतना लंबा खुदाई कर पाना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमको पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाने के लिए जो अप्रत्यक्ष स्रोत है उस पर बिलीव करना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष स्रोत पे बिलीव करने के लिए उन्होंने 3 बातों को आधार माना। सबसे पहला अप्राकृतिक स्रोत, और दूसरा प्राकृतिक स्रोत, और तीसरा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। जैसे पृथ्वी की जो तो हमारी उत्पत्ति हुई है, इस बात को लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं और अलग अलग बातें कही हैं कि इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। एक आता है एक ग्रहाणु परिक्रमा करके एक सिद्धांत आता है, जिसमें हमारे चैम्बरनील और मोल्टन नाम के 2 साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि जो हमारी सूर्य है और उसके साथ एक उसकी सहायक तारा है, सूर्य और सहायक तारा के बीच जब आकर्षण शक्ति के कारण इसके कुछ हिस्से अलग हो जाते हैं, मीन्स जब सूर्य और उसके सहायक तारा पास में आते हैं तो दोनों के बीच में एक इनके कुछ हिस्से अलग हो जाते हैं और इनके हिस्से अलग हो जाते हैं, जिससे ग्रह बन जाते हैं, इसलिए इसको ग्रहाणु परिक्रमा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद से बताया कि उन्होंने बताया कि इस प्रकार से ग्रह का निर्माण हुआ है, और वो हमारी पृथ्वी भी बताया कि जो इन्होंने फाइनल डिसीजन ये दिया कि जो हमारे पृथ्वी का क्रोड है वो क्या होता है, हमारा ठोस अवस्था में होता है, इन्होंने बताया था। दूसरा आता है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में ज्वारीय परिकल्पना। जो हमारे इसमें जो 3 साइंटिस्ट थे, एक थे जेम्स, दूसरे थे जिन्स और तीसरे थे जोफ्री। इन्होंने कहा कि जो हमारे सूर्य है और उसकी जो सहायक तारा है, इससे क्या हुआ, हमारे ज्वार का निर्माण हुआ, इन्होंने ये बताया। इनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का क्रोड है, यानी मीन्स जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो तरल है। इसके पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है, और इन्होंने बताया कि तरल है। तो हमारे सामने दिक्कत ये आई कि हम ठोस माने या फिर तरल माने। यहाँ पे ये कंफ्यूजन रह गया कि जो पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ठोस माने या फिर तरल माने। दूसरा आता है हमारा अप्राकृतिक तथ्य। इसमें जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने घनत्व, ताप और ताप, मेनली इन्हीं तीनों को लेकर के और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश की। चूंकि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग होते हैं उसमें घनत्व तो अधिक पाए जाते हैं। पूरे पृथ्वी का लगभग औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, और जो हमारी भूपर्पटी होती है, में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका घनत्व होता है 2.67 से 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर, इसका घनत्व होता है। अब लोगों ने ये कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि जो पृथ्वी की रासायनिक संरचना है, जो पृथ्वी की रासायनिक संरचना और उसका जो संगठन है, उसकी वजह से दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो हमारे पृथ्वी का जो इंटरनल जो घनत्व है एक समान है, और किसी ने कहा कि एक समान नहीं है। तो कुछ लोगों ने मत दिया कि एक समान है, मतलब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका घनत्व और जो बाहर घनत्व है दोनों का घनत्व एक समान है, कुछ लोगों ने कहा था। और कुछ लोगों ने कहा था कि एक समान नहीं है।
तो सबसे पहले हम जिन्होंने कहा था कि एक समान है, उनके सामने समस्या ये आई कि आप प्रूफ कीजिए कि चूंकि बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है। मैंने बताया भू प्रॉपर्टी का जो घनत्व है 2.67 से लेकर के 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर, और पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। तो अब ये एक समान कैसे है, इसको आप प्रूफ कीजिए। तो उन्होंने कहा कि जब दाब ज्यादा होगा तो घनत्व भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब दाब प्रेशर जितना ज्यादा होगा घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। इस वजह से उन्होंने कहा था कि आंतरिक घनत्व ज्यादा है और जो ऊपर का घनत्व है वो कम है। लेकिन एक आता है हमारे 12 में इलास्टिक का जो लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट हमने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्था सीमा। किसी भी जो हमारे सबस्टेंस होते हैं उनकी एक लिमिट होती है। जैसे कि अब ऐसा तो नहीं है कि हम किसी सबस्टेंस पे बहुत ज्यादा दाब लगा दें तो उसका जो इंटरनल कह सकते हैं कि जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लिमिट तक हम दाब लगा रहे हैं तो इंटरनल घनत्व ज्यादा होगा, उस लिमिट से अधिक दाब लगा रहे हैं तो उसके घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यही इन लोगों ने कहा कि दाब की वजह से होता है। तो फिर इसमें ये कहा गया कि जब दाब तो बहुत ज्यादा हो सकता है, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे दाब उस पर बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्या इसकी वजह से उसकी भी एक सीमा होती है? ऐसा नहीं हो सकता कि दाब की वजह से पृथ्वी का घनत्व ज्यादा है। एक लिमिट तक माना जा सकता है कि हाँ, इसकी वजह से पृथ्वी का जो घनत्व है वो ज्यादा हो सकता है। अब कुछ लोगों ने कहा था एक समान नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो पदार्थ एवं तत्व, मतलब जो नीचे हमारे पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उनकी भार में वृद्धि होती है, मतलब उनका वजन एज कम्पेरिजन टू हमारे पृथ्वी के ऊपर जो सबस्टेंस पाए जाते हैं उनमें बहुत डिफरेंस देखा गया है। तो जो इंटरनल है हमारे पृथ्वी के अंदर उनका वजन ज्यादा होता है, इस हिसाब से जो पृथ्वी का इंटरनल जो घनत्व है वो ज्यादा होता है, उन्होंने कहा था। तो इसके बाद से दूसरा आता है हमारा तापमान। अब तापमान के बेसिस पे जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने, जैसा कि हम लोग को पता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा पृथ्वी होता है इसके अंदर रेडियो एक्टिव सबस्टेंस पाए जाते हैं और इनका विघटन होता है। एक अनुमान के अनुसार ये मतलब पता लगाया है साइंटिस्ट ने कि जो हमारा 32 मीटर नीचे जाने पे उसके बाद से जो 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। जब हम 32 मीटर नीचे जाएंगे खुदाई करके, तब तब उसके बाद से जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ता जाएगा जैसे ही हम खुदाई करेंगे। ऐसे करके उन्होंने पता लगाया। तो चूंकि हमारी जो पृथ्वी का मैंने त्रिज्या बताया था 6378 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, तो हम इतना नीचे जाएंगे तो ऐसे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो जो ऊपरी परत पे जो हमारे पेड़ पौधे रह रहे हैं या हम खेती कर रहे हैं या फिर हम रह पा रहे हैं, ये रहना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता तो हम लोग उसके ऊपर रहते तो उसकी वजह से हम लोग को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाया। तो उन्होंने ये पता लगाया कि मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ये सिर्फ 100 किलोमीटर तक ही होता है, कि जो टेम्परेचर है हमारा इंक्रीज होता रहता है। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे जाएंगे जो हमारा टेम्परेचर है इतना जल्दी इंक्रीज नहीं होता है, बहुत कम इंक्रीज होता है। तो इस बेसिस पे भी उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि जो हमारा पृथ्वी है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब टाइम सिर्फ 1 मिनट है। और तीसरा प्राकृतिक स्रोत है जो अभी रेखा ने बताया, जिसमें हम ज्वालामुखी की बात कर सकते हैं, उल्कापिंड की बात कर सकते हैं और भूकंप की बात कर सकते हैं। इन सब के बेसिस पे हमें पता लगा कि जो हमारी पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो अभी रेखा ने बताया। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है। तो सर कुछ कहना चाहेंगे तो? नहीं, थैंक यू नीतू। रश्मि ने भी बोला, रेखा ने भी बोला है, आप लोगों ने सब मिलके आज क्रस्ट के बारे में, इंटरनल और पृथ्वी के बारे में बहुत बढ़िया बताया। तो ग्रुप डिस्कशन में एक दूसरे के डिस्कस से बेनिफिट होता है और अलग अलग टॉपिक पे हम डेली बोलते हैं, हर संडे को बोलते हैं। तो वैसे किसी का एग्जाम किसी दिन रहता है, किसी का किसी और दिन रहता है, लेकिन ये जनरल स्टडीज है। इसका बेनिफिट तो आपको जीएस में भी मिलेगा, इंजीनियरिंग में भी मिलेगा, मेडिकल में भी मिलेगा। तो ग्रुप डिस्कशन में हम लोगों को हर संडे को जुड़ना है। और थैंक यू सब लोगों को। तीन लड़कियों को हम यहाँ से भी जोड़ेंगे, 3 बच्चियां हैं। तो ऐसे करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और राजरेखा कुछ बोलना है तो बोलो। यस सर। वैसे भी रेखा और नीतू ने